के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में। आप सभी का स्वागत है कोडिंग अनलॉक चैनल में। इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने वाले लोग, तहे दिल से उनका शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक कॉम्पैक्ट, सिंपल, क्लियर पाइथन पार्ट 3 ट्यूटोरियल। इसमें हम पढ़ेंगे पैकेज क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, कैसे यूज़ करना है, रिकर्सिव और इटरेटिव फंक्शन क्या है, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और मॉड्यूल क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। फंक्शन एंड इट्स एडवांटेज। इससे पहले कुछ टर्म है जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे पैकेज, प्रोजेक्ट। ये इनमें क्या डिफरेंस है? पैकेज भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, लेकिन पैकेज में जितने प्रोग्राम होते हैं उनका डिफरेंट गोल होता है, उनके गोल्स अलग अलग होते हैं, लक्ष्य अलग अलग होते हैं। प्रोजेक्ट में सभी प्रोग्राम का लक्ष्य एक ही होता है, सेम होता है। प्रोग्राम सब जानते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। फंक्शन क्या है? वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बट फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। ये हमेशा प्रोग्राम के अंदर वर्क करेगा, अपने आप अकेले फंक्शन रन नहीं हो सकता है। फंक्शन और प्रोग्राम में ये डिफरेंस है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी कलेक्शन है बिल्ट इन फंक्शन का। बने बनाए फंक्शन हमको एक लैंग्वेज से मिलते हैं, वो हम लाइब्रेरी उसको कहते हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। जब हम बहुत प्रोग्राम है, कई सारे प्रोग्राम हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मॉड्यूल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 3 मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल में अपने अपने प्रोग्राम है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको एक नाम दे दिया गया है। फंक्शन इज नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको हम जब भी रिक्वायर्ड होगा, जब भी जरूरत होगी, हम इसको इन्वोक या कॉल कर सकते हैं। इसको जगा सकते हैं, बुला सकते हैं। इन्वोक जगाना, कॉल करना, बुलाना। यूज करने के लिए हमको इन्वोक और कॉल करना पड़ेगा, और एक बार हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इतना ही है। एक और पॉइंट है, हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन क्या है? पहला एडवांटेज है मॉड्यूलैरिटी। आपका फंक्शन आपके कोड की मॉड्यूलैरिटी बढ़ाता है। कैसे? ऑर्गेनाइज करता है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। तो जिस तरीके से आपकी अलमीरा मॉड्यूलैरिटी बढ़ाती है, आपके जितने भी घर में चीज़ें हैं आप उनको मॉड्यूलर वे में रख सकते हैं। पर्स यहाँ पर रखना है, बेल्ट यहाँ पर है, कपड़े वूलन यहाँ पर हैं, नॉर्मल कपड़े यहाँ पर हैं, और वॉलेट आपके यहाँ पर है। तो ये मॉड्यूलैरिटी है आपके नॉर्मल ज़िंदगी में। लेकिन कोड में मॉड्यूलैरिटी क्या है? क्या फंक्शन के फॉर्म में आपने अपना ये टास्क करने के लिए फंक्शन, ये काम करने के लिए फंक्शन, दूसरा काम करने के लिए फंक्शन, तीसरा काम करने के लिए ये फंक्शन। तो मॉड्यूलैरिटी से आपके कोड में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मॉड्यूलैरिटी के पॉइंट की वजह से आपके लास्ट के ये 2 पॉइंट आपके अपने आप साइड बेनिफिट होता है। पहला कि ये इजी फॉर डिबगिंग हो जाता है। आपकी अलमीरा में से अगर एक कपड़े को टेलर के यहाँ जाना है, देना है, तो कितना आसान हो जाएगा। अगर वो अलमीरा में रखा है, आप उसकी प्लेस पे जाएंगे, उसको करेक्शन के लिए टेलर को दे देंगे। वही सेम कोड में भी होता है कि कोड में एक फंक्शन में अगर चेंजेस हो गए हैं या करने हैं या एरर सॉल्व करनी है, आप सीधे उस फंक्शन को नाम से ढूंढ लेंगे, और नाम से ढूंढने के बाद उसमें डायरेक्ट उसमें चेंजेस कर देंगे, तो इजी हो जाएगा उसमें करेक्शन। नहीं तो अगर एक साथ सब लिखा होगा एक कोड में, कहाँ पे कौन से पार्ट में ढूंढना, अगर फंक्शन में डिवाइडेड नहीं है आपका प्रोग्राम, तो फिर एक पार्ट में चेंज करना भी बहुत भारी होगा, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, खास करके जितना लंबा आपका प्रोग्राम होता जाएगा।
तो ईजी फॉर डिबगिंग होता है। दूसरा पॉइंट है आपका रीयूजेबिलिटी। एक घर में एक टूथपेस्ट से सारे 5 लोग 10 लोग सब यूज कर लेते हैं। बेनिफिट क्या होता है, हम 10 लोगों के लिए 10 टूथपेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट आपका ये हुआ कि आपका स्पेस बचता है। 10 टूथपेस्ट के लिए स्पेस लगेगी, वो आपकी सेव हो गई। सेम यही है बेनिफिट फंक्शन का। अगर सेम एक फंक्शन आपके 3 मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल में हर जगह वही फंक्शन यूज हो रहा है तो आपकी कोड की लेंथ कितनी बच गई। वरना हर मॉड्यूल वाला अपना अपना फंक्शन बनाता सेम काम करने के लिए, उसको कैलकुलेट करना है या मल्टीप्लिकेशन का कुछ काम है, वो उस काम को करने के लिए सब मॉड्यूल में अलग अलग वो फंक्शन बना होता तो कितना कोड लेंथ बढ़ जाती। अब एक ही फंक्शन बना हुआ है प्रोजेक्ट में, उसी फंक्शन को सब मॉड्यूल में यूज हो रहा है तो उसकी रीयूजेबिलिटी रही, बार बार यूज हो रहा है और स्पेस बचा रहा है, आपके कोड की लेंथ कम हो जा रही है। बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका ये प्रोजेक्ट इंटरनेट पे जाना है तो हैवी नहीं होगा कोड, इजीली आपका रन हो जाएगा फास्ट वे में। तो ये रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट है। मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी इन दोनों का बेनिफिट है कि ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाती हैं। मतलब कि आपने प्रोग्राम लिखा है, उसमें आपको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ लिखा है, ये इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद कहाँ कंट्रोल गया है, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोग्राम की में कुछ सुधार करना, चेंज करना दोनों आसान हो जाता है। आप पढ़ पाएंगे ना, तभी तो आप उसको सही से उसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप चेंज क्या करेंगे। तो मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी का कंबाइंड बेनिफिट है आपका रीडेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने तरह के फंक्शन होते हैं, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन कहाँ से मिलता है, ये पाइथन के संग आएगा, बना बनाया आएगा। तो ये कम्स विद पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमको मिलती है और उसी में ये हमको सारे फंक्शन बने बनाए जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो इसमें रहते हैं। हमको केवल उनको यूज़ करना है, बनाना नहीं है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हमें बनाने होते हैं, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम बैंक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम बैंक से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे। अगर हम हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड फंक्शन बनाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इनका नाम है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये प्रोग्रामर लिखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखता है, जो प्रोग्राम राइट कर रहा है वो लिखता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको फंक्शन को डिफाइन करना एक काम रहता है, एक यूज करना काम रहता है। डिफाइन बनाना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बनाना रहता है। आपको फंक्शन यानी टूथपेस्ट क्रिएट करना होगा। तो ये पार्ट आपका टूथपेस्ट क्रिएट करने का कैसे करना है पाइथन में एक रिजर्व वर्ड है डेफ लिखना है। उसके बाद फंक्शन का नेम देना है, जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है ना, ये आपका लेटर से स्टार्ट हो सकता है, पर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देने होते हैं और लास्ट में कॉलन लगाना होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन में क्या होगा, जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन उसमें लिख देंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर पास होते हैं, इनको पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर, ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। सारे पैरामीटर आप इसमें पैरामीटर देना चाहें दें, डिफाइन करते समय नहीं देना चाहें नहीं दे। उसी तरह रिटर्न स्टेटमेंट, जो ये लास्ट का स्टेटमेंट होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें नहीं दें। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि देना है कि नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपकी नीड डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ प्रोग्राम से कुछ वैल्यू लेनी है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद वापस प्रोग्राम को रिटर्न करना है, तो ये आप यूज़ करेंगे। अगर आपका फंक्शन कुछ भी ले नहीं रहा है, कुछ भी दे नहीं रहा है, तो आप नहीं यूज़ करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन किस तरह का है।
अब नेक्स्ट आए हाउ टू इन्वोक। हमने फंक्शन बना लिया, हमारा टूथपेस्ट बन गया, हमारा टूथपेस्ट यहाँ पर बन गया। अब हाउ टू इन्वोक या कॉल, उसको बुलाना कैसे, यूज़ कैसे करना है, बेसिक है यहाँ पे यूज़ कैसे करना है हमारा फंक्शन। तो दोनों यहाँ पे स्लैश लगा के लिखा हुआ है। एक तरीका ये है यूज़ करने का, एक तरीका ये है। अब आप कहेंगे कौन सा तरीका यूज़ करना है, आपका फंक्शन जैसे क्रिएट हुआ है ना उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही तरीके सही हैं। अगर फंक्शन में पैरामीटर हैं तो आपको फंक्शन कॉल करते समय आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपके फंक्शन में पैरामीटर नहीं है तो आपको फंक्शन कॉल करते समय पैरामीटर नहीं देने होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है कि आपका फंक्शन क्या है और उसके पैरामीटर क्या है। अगर उसमें P1 से लेकर P10 तक पैरामीटर है तो आपको आर्ग्यूमेंट 1 से लेकर आर्ग्यूमेंट 10 तक आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर केवल है, ये स्ट्रक्चर है। और फंक्शन किन एक्चुअल वैल्यू पे काम करेगा वो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो होता है जिन एक्चुअल वैल्यू पे आपका फंक्शन प्रोसेस करेगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और ये केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इसका भाई ये स्ट्रक्चर है। एक और चीज़, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का काउंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट भी 2 होने चाहिए, आप 5 है तो यहाँ भी आर्ग्यूमेंट 5 होने चाहिए। ये एकदम सेम होने चाहिए। एक शर्त में डिफरेंस हो सकता है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कोई दे रखा है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब उस पैरामीटर की वैल्यू, जैसे यहाँ P10 इक्वल्स टू 9 है, ये आपने दे रखा है तो इसका मतलब P10 9 माना जाएगा। अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे P10 की जगह पे आप स्किप कर सकते हैं और उस समय P10 की वैल्यू 9 मानी जाएगी। तो यहाँ वैल्यू ऑलरेडी पैरामीटर डिफाइन करते समय, फंक्शन डिफाइन करते समय ही दे दी गई है, तो उस केस में आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज P1 से लेकर जितने भी आपके पैरामीटर होंगे उतने ही आपके आर्ग्यूमेंट होंगे। जो टाइप होगा वही आपके आर्ग्यूमेंट का टाइप होगा। P2 अगर आपका स्ट्रिंग है तो आर्ग्यूमेंट 2 को स्ट्रिंग होना पड़ेगा। P3 अगर आपका बुलियन वैल्यू है तो आर्ग्यूमेंट 3 को बुलियन वैल्यू होनी पड़ेगी। ये ऑर्डर आपका सेम रहेगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर। फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ये बनाते हैं एक फंक्शन का सिग्नेचर जो कि यूनिक रहता है, जैसे कि हमारे इंसानों का भी सिग्नेचर यूनिक रहता है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। ये फंक्शन कॉल की अभी हम बात कर रहे हैं। फंक्शन कॉल की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अगर हमारा फंक्शन नेम, ये फंक्शन है, फंक्शन नेम जो भी फंक्शन का नाम है, तो ये फंक्शन जिसका नाम है फंक्शन नेम, ये जब कॉल होगा तो हम इस तरह से भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पैरामीटर तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिए। आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है, हम आर्ग्यूमेंट में नम मल्टीप्लाइड बाय 8, इस तरह से भी हम इसमें एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो भी हम दे सकते हैं, या कोई वेरिएबल दे सकते हैं, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उसमें उसको मिल सकता है। ये 3 तरह से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से वो वैल्यू ले लेगा। P10 आपने अपने कॉल करते समय नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पैरामीटर P10 इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 9 है, तो वो इस तरीके से भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से भी वैल्यू ले सकता है। तो आर्ग्यूमेंट कैन बी एक्सप्रेशन, ये वैल्यू, ये आपने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। वेरिएबल, कोई वेरिएबल से वो वैल्यू उठा लेगा जिसमें ऑलरेडी वैल्यू होगी, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से भी वो वैल्यू ले सकता है। ये आर्ग्यूमेंट के पास ऑप्शन है। ऑर्डर शुड मैच, मतलब किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है वो मैच करना चाहिए। P1 स्ट्रिंग है वो मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्डर शुड मैच। और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर शुड बी ट्रेलिंग पैरामीटर, यानी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन जब बनाते हैं, टूथपेस्ट जब बनाते हैं, तो जब उस समय डिफाइन करते समय वो लास्ट में होना चाहिए, वो बिगनिंग में हम नहीं लिख सकते। P10 इक्वल्स टू 9 लगा दिया, मतलब ये वाला पैरामीटर लास्ट में ही लिखा जाएगा। जितने भी इस तरह के डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने वाले पैरामीटर हैं ये लास्ट में ही लिखे जाएंगे, ये बिगनिंग में नहीं लिख सकते। क्यों? ऐसा पाइथन ने बना रखा है, रूल बना रखा है, ये हमें फॉलो करना है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हो गए। अब बिल्ट इन फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है,
कॉल कैसे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन? सेम जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन में देखेंगे कि एक हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, क्रिएट किया है। डेफ करके जब भी हम लिखते हैं, जैसे ही आपको डेफ मिलेगा पाइथन में, आप समझ लीजिए कि यहाँ फंक्शन क्रिएट हो रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है। कैलकुलेट फंक्शन है और पैरेंथेसिस है, कॉलन लगा है, स्ट्रक्चर परफेक्ट है। पैरामीटर इसमें नहीं कोई भी जा रहा, बीच में P1 P2 कुछ भी नहीं है, तो पैरामीटर कुछ भी नहीं जा रहा। हम इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, P1 P2 इसमें ज़रूरी नहीं, कोई भी नाम, बट वो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पैरामीटर नील है। पैरामीटर नील है तो आर्ग्यूमेंट्स भी इसके इस फंक्शन के नील हो गए। और रिटर्न वैल्यू के लिए हम देखते हैं कोई रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में नहीं है, ऑप्शनल होता है रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये भी रिटर्न वैल्यू भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ये आपका एक यूज़र से इनपुट लेगा, उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यूज़र से जो भी इनपुट आता है उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। बेस वेरिएबल में स्टोर करेगा और यहाँ exp जो वेरिएबल है उसको वैल्यू कितनी मिल रही है, इसको मिल रही है 3, तो exp वैल्यू 3 चली जाएगी और प्रिंट क्या होगा, जो आपको बेस मल्टीप्लाइड बाय exp इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर और फंक्शन का काम खत्म। इसी तरह से ये दूसरा फंक्शन है calc1, इसमें l और b पैरामीटर हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, कॉल होगा फंक्शन, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे calc1 और हम कोई वैल्यू देंगे 4, 10, लेंथ और ब्रेथ के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। रिटर्न वैल्यू इसमें भी नहीं है तो यहाँ पे भी है रिटर्न वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से भी हम फंक्शन लिख सकते हैं और इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप में आएंगे। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यानी बेस इक्वल्स टू 4 दिया गया है, बेस इक्वल्स टू 4 दिया गया है इस फंक्शन के यूज़ करते समय, और रिटर्न रिजल्ट यानी रिजल्ट नाम का जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये रिटर्न स्टेटमेंट से प्रोग्राम को वापस जाएगा। पैरामीटर के थ्रू वो ले रहा है वैल्यू प्रोग्राम से और रिटर्न रिजल्ट के थ्रू वो प्रोग्राम को रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट होगा। रिजल्ट वेरिएबल्स वैल्यू विल बी रिटर्न, ये तो रिटर्न वैल्यू हो गई। अब आपका बचा पैरामीटर, 2 पैरामीटर exp और बेस 2 पैरामीटर ले रहा है। 2 पैरामीटर में अब कॉल करते समय कि क्या होगा, कॉल करते समय 3 ऑप्शन दिखाए गए, 1, 2 एंड 3। ये 3 तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले ऊपर आपने यहाँ पे exp इक्वल्स टू 10, यहाँ exp की वैल्यू इसको हर बार देनी पड़ेगी, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हमने प्रोग्राम में ऊपर exp की वैल्यू 10 है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पास ऑन हो जाएगी और आप सिंपल कैल्क exp करके यहाँ कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। बट इस केस में आप देखिए कि आपने कॉल तो कर लिया exp 10, अब बेस की वैल्यू क्या लेगा, बेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है, तो यहाँ पे कैल्क फंक्शन कॉल होगा 4, 10 से। 4 ये exp हो गया आपका 10, ऊपर से ले रहा है, और बेस हो गया 4। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन आपको देना पड़ेगा, ऊपर 10 आपको देना पड़ेगा प्रोग्राम में, और यहाँ पे हम बेस 4 को ओवरराइड कर रहे हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 दी हुई है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ exp, 4 करके हमको देना पड़ेगा। ऊपर वाले में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 ले रहा है, नीचे वाले में हमने प्रोवाइड करी है। दोनों तरीके कॉल करने के सही हैं। तीसरा तरीका भी सही है, इसमें हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है 28 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो exp की वैल्यू बन जाएगी, कॉमा, और बेस हमने यहाँ पे क्या दिया है, उसकी वैल्यू 8 दी है। तो इन तीनों तरीके से हम ये कॉल कर सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन को बेस इक्वल्स टू 4 डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अगर नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो हम इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते थे। यहाँ पे हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है कैल्क वैल्यू, इसमें बेस exp लिखा है।
अब यहाँ पे हमने देखिए बेस यहाँ लास्ट में लिखा था बेस इक्वल्स टू 4, यहाँ हमने बेस बिगनिंग में कर दिया एज ए पैरामीटर। मेरी चॉइस है, मैंने बिगनिंग में कर दिया, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना होता है किसी में इक्वल्स टू 4 लगाना होता है फंक्शन डिफाइन करते समय, तो हमें उसको लास्ट में ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ हमने बेस कॉमा EXP करके ये हमने इसको डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल सेम फंक्शन है और यहाँ पे इसके पैरामीटर भी सेम ही होंगे। और इसमें कैलकुलेट को कॉल करने के लिए हमारे पास अब कौन से ऑप्शन रहेंगे, इसमें हमें बेस की वैल्यू हर बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी 1 लास्ट के 2 और 3 ये दोनों तरीके से ही हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से कॉल नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम का अगर हमने फंक्शन बना लिया, एक प्रोग्राम हमारा कैसा दिखेगा अगर उसमें फंक्शन है। हमें फंक्शन के शुरू में फंक्शन डिक्लेरेशन विल बी इन द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम। बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम में हमको फंक्शन का डिक्लेरेशन होती है। स्पेशली जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो यूज़ करने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है, उल्टा हम नहीं कर सकते। टूथपेस्ट बनाना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद हमको यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूज़ कर लें हमारा टूथपेस्ट बनानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का फंक्शन है। और यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल बेस EXP है, इसको हमने बेस EXP लिखा है। प्रोग्राम में जो क्या यूज़ हो रहा है, B और E यूज़ हो रहा है। यूज़र E की वैल्यू देगा और प्रोग्राम में B की वैल्यू कहीं से आ रही है 6। तो कैलकुलेट इस फंक्शन को कॉल करते समय अब हम यहाँ डायरेक्ट B और E लिखेंगे, ना कि बेस और EXP लिखेंगे। बेस और EXP पैरामीटर हैं, यानी 2 वैल्यू चाहिए, इनका टाइप मैच करना चाहिए। B और E का टाइप बेस और EXP से मैच करना चाहिए, इनकी संख्या मैच करनी चाहिए, यानी ये भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। इनके नाम अलग अलग होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर B और E यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सेम नेम लिखने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये B और E इससे भी वर्क करेगा। एक और इसमें पॉइंट है, वॉइड फंक्शन क्या होते हैं। वॉइड फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करते, जिनमें रिटर्न स्टेटमेंट, ये वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं होता, वो वॉइड फंक्शन कहलाते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी रिटर्न स्टेटमेंट, वॉइड फंक्शन उसको कहते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली, खाली है फंक्शन। जब वो कोई खाली हाथ आप जाते हैं कहीं पर, तो आप कहते हैं कि हाँ खाली हाथ, वॉइड फंक्शन। आप कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, आप किसी को कुछ देंगे नहीं, खाली हाथ। इससे आप याद रख सकते हैं। अब है आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल किस ब्लॉक में किस एरिया तक एक्सेसिबल है, पहचाना जा रहा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है, वो पार्ट है आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, एक लोकल स्कोप वेरिएबल। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एक्सेसिबल एवरीवेयर, हर जगह आपके प्रोग्राम में हर जगह वो एक्सेसिबल हैं, इनको ग्लोबल कहते हैं। डिक्लेयर कहाँ डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेयर और डिफाइन आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक, ब्लॉक से बंध जाएंगे। ग्लोबल कह रहे हैं तो मतलब वो हर जगह अवेलेबल है, यानी वो किसी फंक्शन और किसी ब्लॉक में नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, वो खुले में हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे लिखे गए, किसी के अंदर बंद नहीं है। और जो बंद डिक्लेयर होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप वेरिएबल, इनका लिमिटेड स्कोप होता है। डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इनसाइड ऑफ एनी फंक्शन, इनसाइड ऑफ एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक लोकल हो गए, बंद है। आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक ग्लोबल है, खुले में है। यही इनकी डेफिनेशन है, यही डिफरेंस है। अच्छा, इनके संग 2 रूल लगते हैं। रूल कब लगाने पड़ते हैं, अगर इनके नाम अलग अलग हैं, दोनों वेरिएबल के एक प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं, एक का नाम कुछ और है, एक का नाम कुछ और है, एक राम है एक श्याम है, अलग अलग वर्क करेंगे, उनके अलग अलग स्कोप है। लेकिन अगर वो वेरिएबल के नाम सेम हो तब हो जाएगा प्रॉब्लम, तब आपको उसमें रूल लगाने पड़ेंगे। क्या रूल होंगे, इसको ऐसे समझिए कि आपका ग्लोबल स्कोप वेरिएबल यानी एक
घड़ा है जो सड़क पर रखा हुआ है, ग्लोबल है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई उसमें से पानी पी सकता है, कोई उसमें डाल सकता है, वो हो गया आपका सड़क का घड़ा, ग्लोबल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके घर का घड़ा है, आपके घर के ही लोग उसमें पानी पी सकते हैं या डाल सकते हैं, तो वो आपका लोकल वेरिएबल हो गया। अब आपके घर का कोई सदस्य, मान लीजिए आपकी दादी जी हैं, वो पानी मांग रही हैं, घड़े का पानी दो, तो आप क्या करोगे? सिंपल अपने किचन में जाके उस घड़े का पानी दोगे ना, अपने घर से ही घड़े का पानी दोगे ना, आप सड़क पे जाके नहीं दोगे। तो ये है रूल नंबर 1। घड़ा सेम है, नाम जो वेरिएबल का सेम है, सड़क वाला भी घड़ा घड़ा है और घर वाला भी घड़ा घड़ा है। दादी जी ने मांगा घड़े का पानी, क्या मांगा? घड़े का पानी। आप क्या देंगे? घर से घड़े का पानी देंगे, सिंपल। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 1। इट इज कंसिडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन। अगर आपके लोकल एरिया में ही उस वेरिएबल का नाम लिया जा रहा है, घड़े का नाम लिया जा रहा है, लोकल फंक्शन के अंदर है, यानी आपके घर के अंदर है, तो आप अपने घर का ही देंगे ना, आप बाहर का तो नहीं समझेंगे कि ये सड़क वाला डिमांड की जा रही है। तो इट इज कंसिडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन एंड इट हाइड्स द ग्लोबल वेरिएबल। फिर वो ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर लेता है। यानी प्रोग्राम में अगर लोकल फंक्शन में सेम नाम का वेरिएबल है तो वो लोकल ही माना जाएगा, वो बाहर का आउटसाइड की वैल्यू को ग्लोबल वेरिएबल नहीं माना जाएगा, आउटसाइड की वैल्यू को नहीं लेगा। अगर ये रूल आपको नहीं लगाना है, अगर आपकी को ये नहीं करना है, यानी आपकी दादी जी को वो सड़क वाला पानी चाहिए, है कहाँ पर? घर के अंदर, पर पानी उनको कौन सा पीना है? सड़क पर ग्लोबल घड़े का। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको बोलना पड़ेगा कि ग्लोबल घड़े का पानी दो, उनको अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। सेम चीज होती है यहाँ फंक्शन में कि आप इफ रूल 1 शुड नॉट अप्लाई, अगर घड़े का पानी मांगे और घर के घड़े का पानी नहीं चाहिए, आपको ग्लोबल घड़े का चाहिए, तो फिर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ग्लोबल घड़े का पानी दो, यानी देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स टू द वेरिएबल नेम विद इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर, घर के अंदर आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा ग्लोबल घड़े का पानी। तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्लोबल घड़े की मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यही चीज है, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, माई काउंट इक्वल्स टू 9, और माई काउंट इक्वल्स टू 9 ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है, किसी ब्लॉक के अंदर बंधा हुआ नहीं है, प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, ये प्रोग्राम का एंड है, और ये खुले में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। और यही माई काउंट इक्वल्स टू 0 ये विद इन फंक्शन लिखा है, इन दोनों का नाम सेम है, ये विद इन फंक्शन लिखा है, तो इसका स्कोप हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया, स्कोप इज लिमिटेड टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन तक ही इसका स्कोप है, इसके बाहर ये इस फंक्शन के अंदर है, इसको बाहर का नहीं नजर आ रहा, और ये बाहर है, इसको अंदर का नजर नहीं आ रहा। ये ग्लोबल है, ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है इसको नहीं मालूम, और ये वाला माई काउंट फंक्शन के अंदर है, इसको बाहर क्या हो रहा है नहीं मालूम। तो हम इसको रन करके देखेंगे कि क्या होता है। और इसका ये रूल 1 है, ये रूल 1 में अंदर की घड़े का पानी घर के घड़े से ही वैल्यू आएगी, बाहर के घड़े का पानी चाहिए तो आपको फंक्शन स्टेटमेंट बाहर लिखना पड़ेगा, तब बाहर के घड़े की वैल्यू आएगी, ये है। अगर इस रूल 1 यहाँ पे फॉलो होगा, रूल 1 को आपको नहीं फॉलो करना है, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दादी जी जो घर के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, उनको ग्लोबल लगा करके बताना पड़ेगा, ग्लोबल घड़े को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं ग्लोबल वाले, बाहर वाले घड़े का पानी पीना चाहती हूँ। अब यहाँ पर अंदर लोकल फंक्शन, कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल लगा दिया, यानी ये ग्लोबल की बात कर रहे हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं कोड और रन करके देखते हैं कैसे ये होगा। यहाँ मैंने इसको कॉपी कर लिया है कोड,
और हम इसको रन करके देखेंगे कि कैसे होगा। यहाँ हमने पेस्ट कर लिया है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर सेम क्लियर है, यहाँ पे ये अभी रूल 1 लगेगा और इसमें आपको यहाँ पर आपके इन्वर्टेड कॉमास करेक्ट करने पड़ेंगे। कंट्रोल एस, रन किया। रन करने पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इनसाइड फंक्शन माई काउंट की वैल्यू 0 है, लोकल में लोकल ही माना जाएगा, लोकल वेरिएबल है, लोकल स्कोप है इसका, लोकल तक उसकी एग्जिस्टेंस है, वैल्यू 0 है। आउटसाइड फंक्शन है, ये इनसाइड फंक्शन को पहचानता नहीं है, तो यहाँ प्रिंट फंक्शन जो कॉल हो रहा है इसमें ये ग्लोबल वेरिएबल माई काउंट यूज होगा, यहाँ आउटसाइड फंक्शन 9 दिखाएगा। रीजन सिंपल है, ये बाहर का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, और ये स्टेटमेंट भी बाहर लिखा हुआ है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल ही प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ ये अंदर का वेरिएबल है और तो ये अंदर का ही माई काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, इसको बाहर से मतलब नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट ये आ रहा है। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ग्लोबल जी, ग्लोबल हो गया, ग्लोबल रिजर्व वर्ड है, ये लगाने से अब ये और ये एक ही हो गए, ये ग्लोबल को ही यहाँ कॉल किया जा रहा है। यानी दादी जी तो घर के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, लेकिन कॉल क्या कर रही है, ग्लोबल घड़े का पानी। ये उनको बताना पड़ेगा कि ग्लोबल की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल आपको लिखना पड़ेगा। दोनों का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, फंक्शन के अंदर है, फंक्शन डेफ से स्टार्ट किया है, फंक्शन का नाम इंक्रीज है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखा गया है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें दोनों 9 हो गए, क्योंकि अब ये बाहर वाले ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा है, ये समझ में आया है प्रोग्राम को। ग्लोबल जब लिख दिया तो अब ये ग्लोबल वाला माई काउंट यूज होगा, ये इसका डिफरेंस है। 0 पहले 0 और 9 प्रिंट हो रहा था, अब दोनों जगह 9 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लोकल के अंदर भी उसने बताया नहीं भाई मुझे ग्लोबल वाला वेरिएबल की बात करनी है। ये इसका पूरा वे ऑफ वर्किंग है। रिकर्सिव एंड इटरेटिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं? ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर स्वयं को ही कॉल करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकर्स करके एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। ये रिकर्स फंक्शन अपने ही अंदर, इसकी जो फंक्शन की बॉडी है और बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन अंदर अपने को ही कॉल कर रहा है। रिकर्स फंक्शन का नेम है और यहाँ पे फंक्शन कॉल इसकी बॉडी के अंदर ही लिखी हुई है। कर्सिव का मतलब ही होता है घुमाना, रिकर्सिव वापस घुमाना। तो रिकर्सिव यानी अपने को घुमा घुमा के स्वयं के अंदर ही स्वयं को कॉल कर रहा है, इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। मेन प्रोग्राम में एक बार यहाँ कॉल होगा, उसके बाद कंट्रोल अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये खुद को ही दोबारा कॉल कर लेगा और अपने को ही कॉल करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कि इसकी कंडीशन, इफ कंडीशन के अंदर ही लिखा होगा इसको दोबारा कॉल करना, वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये इसकी रिकर्सिव फंक्शन की वर्किंग है। ये आपके फैक्टोरियल है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आती है। फैक्टोरियल को हम इटरेटिव मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इटरेटिव फंक्शन का यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इटरेटिव फंक्शन यानी आप यूज़ कर रहे हैं लूप्स, फॉर वाइल लूप का यूज़ करके आप सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो आप इटरेटिव फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर फॉर और वाइल लूप लिखा हो वो आपका इटरेटिव फंक्शन हो गया। रिकर्सिव फंक्शन जिसमें वो खुद को ही फंक्शन की बॉडी के अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है, वो रिकर्सिव फंक्शन हो गया। दोनों अलग अलग मैकेनिज्म हैं, तरीके हैं सॉल्व करने के प्रॉब्लम को।
कॉल्स इटसेल्फ विद इन बॉडी ऑफ फंक्शन, और इटरेटिव फंक्शन यूज करता है लूप को रिपीट करने की लिए कोड को रिपीट करने के लिए। टर्मिनेट कैसे होगा, इसमें इफ कंडीशन लगी होगी वो फॉल्स हो जाएगी, बेस कंडीशन जो इसकी होगी वो फॉल्स हो जाएगी और ये स्टॉप हो जाएगा। इसमें इटरेटिव फंक्शन कैसे टर्मिनेट होगा, जो लूप की कंडीशन होती है धीरे धीरे वो फॉल्स हो जाएगी, लूप एंड होता ही है तो वो उस तरीके से ये टर्मिनेट होगा। रिकर्सिव फंक्शन एलिगेंट अप्रोच है, सहज अप्रोच है कुछ कुछ मामलों में, जैसे कि फैक्टोरियल निकालना। इटरेटिव फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी अप्रोच है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, एक लूप लगा करके उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, ये आपका रिकर्सिव और इटरेटिव फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, यानी बने बनाए फंक्शन की लाइब्रेरी वो आपको देता है, आप फंक्शन को केवल यूज़ करो, आपको लिखना नहीं है। कौन से फंक्शन होते हैं इसमें, जो कॉमन यूज़ के फंक्शन होते हैं वो उसमें होते हैं। एक्सटेंसिव स्टोरेज है, पाइथन बहुत ज़्यादा इस तरह के फंक्शन देता है, तो उसका एक्सटेंसिव स्टोरेज है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। सभी लैंग्वेज देती हैं लेकिन पाइथन भी उसमें देता है और एक्सटेंसिव स्टोरेज है पाइथन का। मॉड्यूल्स, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है सेम तरह के फंक्शन को सेम मॉड्यूल में स्टोर करती है, क्यों, मॉड्यूलैरिटी यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैथ मॉड्यूल है, मैथमेटिकल फंक्शन उसमें स्टोर है। रैंडम मॉड्यूल है, उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने के फंक्शन स्टोर हैं। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल है, उसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, वो स्टोर हैं। तो मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ये मॉड्यूल्स जो हैं ये आपको इंपोर्ट करना है, यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का तो फंक्शन कॉल करते हैं एक, तो वो है, लेकिन कौन सा मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड वंस इन द प्रोग्राम में कहीं आपको एक बार लिखना पड़ेगा कि आप ये मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसके लिए लिखा जाता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही ये लिख दें, यानी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ये बढ़ाएगी। आपको बिगनिंग में जैसे प्रोग्राम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोग्राम में इस मॉड्यूल से ये फंक्शन कॉल किए गए हैं या यूज़ किए गए हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया है, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट क्या किया गया है, स्क्वायर रूट फंक्शन और पावर फंक्शन, दो फंक्शन इंपोर्ट किए गए हैं। इंपोर्ट ये रिजर्व वर्ड है, फ्रॉम रिजर्व वर्ड है, और मैथ ये जो लिखा है ये आपके मॉड्यूल को बता रहा है, मैथ मॉड्यूल का को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रैंडम मॉड्यूल यूज़ करना होता तो हम यहाँ रैंडम लिखते और यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन लिखते। हम ये फ्रॉम मॉड्यूल और इंपोर्ट ये फंक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है, यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है और प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल किया है। प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है यानी प्रिंट का ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपने स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल किया है। तो ये आपका इस तरीके से ये एग्जाम्पल है आपके पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की। इसके बाद भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि एक वीडियो में आपके नहीं कवर हो सकते। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन फंक्शन आपको बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। इससे क्या होता है, यूज़र का इनपुट हम अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं। यूज़र कीबोर्ड पे जो भी टाइप करेगा 45, 34 या कोई नाम, वो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू अपने प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस पर आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट आपके प्रोग्राम की जो भी प्रोसेसिंग का रिजल्ट है वो आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन, यानी आप यहाँ पे टाइप बदल रहे हैं। जो भी आपका यहाँ पे बूल
एक्स, ये आपका एक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करेगा बुलियन फॉर्म में, यानी ट्रू या फॉल्स फॉर्म में ये रिटर्न कर देगा। चेंज हो गया, इसका डेटा टाइप आपका चेंज हो गया। इसको हम आगे भी डिटेल में अभी आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका करेक्टर एक्स, ये रिटर्न करता है करेक्टर ऑफ ए गिवन यूनिकोड इंटीजर। आप यहाँ पे जो भी इंटीजर देंगे उससे रिलेटेड वो यूनिकोड होगा और उससे रिलेटेड जो भी करेक्टर है वो ये शो करेगा। इसी का ऑपोजिट एक फंक्शन है ऑर्डिनल कैरेक्टर, यानी यहाँ पर आप कैरेक्टर देंगे और उसकी जो ऑर्डिनल वैल्यू है, आपने h दिया और h का मान लीजिए h अंदर डाला, इसके अंदर ORD और ब्रैकेट के अंदर आपने h दिया। अब इस कैरेक्टर की जो ऑर्डिनल वैल्यू होगी वो आपको ये रिटर्न कर देगा, ये वाला ORD फंक्शन। और यहाँ पे उल्टा होगा, जो वैल्यू होगी वो आप डालेंगे तो ये h रिटर्न कर देगा, कैरेक्टर दे देगा। बोथ आर इंटरलिंक्ड। रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर का जो यूनिकोड होगा वो रिटर्न करेगा, यहाँ आप यूनिकोड डालेंगे तो वो कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। डिक्ट फंक्शन ये क्रिएट करता है डिक्शनरी फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स, इसको भी हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। डिक्शनरी क्रिएट करेगा। फ्लोट ये रिटर्न करेगा 2/3 है, ये फ्लोटिंग वैल्यू, इसकी पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। इंट फंक्शन है, ये आपकी वैल्यू को इंटीजर बना देगा। आपका वैलिड इंटीजर आपको डालना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपने अगर इन्वर्टेड कॉमास में ये 45 लिखा है तो वैलिड इंटीजर क्या हुआ 45। अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है और इसको इंटीजर फंक्शन में डालते ही उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट से वो इंटीजर फॉर्मेट में डेटा टाइप उसका चेंज कर देगा। कोई आप फ्लोट वैल्यू डालेंगे तो उसको इंटीजर कर देगा, यानी पॉइंट हटा देगा उसका। और भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालते हैं तो वो कन्वर्ट करके वैल्यू को एक इंटीजर फॉर्मेट में दे देगा। लिस्ट है, लिस्ट फंक्शन ये क्रिएट करेगा एक लिस्ट, स्ट्रिंग से लिस्ट क्रिएट कर सकता है, टपल से कर सकता है, स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं वो जितने भी लेटर हैं उनसे लिस्ट बन जाएगी, टपल से लिस्ट बन जाएगी, सेट से लिस्ट बन जाएगी, डिक्शनरी से लिस्ट बना के दे देगा। तो ये लिस्ट फंक्शन है। सेट, इसी तरह ये सेट क्रिएट करेगा। इसी तरह ये टपल क्रिएट करने के लिए टपल फंक्शन है, स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन है। ये आपके डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, कहीं ना कहीं डेटा का टाइप चेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन है एब्सोल्यूट एक्स, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। आप यहाँ पे -10 देंगे तो एक्स की वैल्यू आपने दी यहाँ पे -10, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा 10, यानी उसका माइनस हटा देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स देगा। डिव मोड एक्स कॉमा वाई ये रिटर्न करता है टपल, यानी एक्स डिवाइडेड बाय वाई करने पर क्या कोशेंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा, उसको एक टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। कोशेंट रिमाइंडर टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। कोशेंट मतलब आपने भाग दिया तो भाग देने पर कोशेंट वैल्यू क्या आई और बचा क्या, रिमाइंडर क्या हुई, वो आपका ये रिटर्न करता है। दूसरा है आपका मैक्स फंक्शन, ये लार्जेस्ट नंबर प्रोवाइड करता है। सीक्वेंस आप इसको कोई भी देंगे तो उसमें से ये लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, आपने सेट दिया, सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो देगा। आपने कोई टपल दिया या और लिस्ट दी, उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो ये आपका रिटर्न कर देगा। मिन इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर इन सीक्वेंस रिटर्न करेगा। पावर का फंक्शन है x, n, अगर आपने x और n दो इसमें आर्ग्यूमेंट दिए तो x टू द पावर n रिटर्न कर देगा। अगर इसमें x, n और z कॉल करते समय, इस फंक्शन को कॉल ही हम करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन को हम कॉल ही करते हैं और कुछ नहीं करते, तो कॉल करते समय अगर आपने x, n और z तीनों आपने वैल्यूज दी हैं तो वो x टू द पावर n देगा और डिवाइडेड बाय सेट, जो थर्ड देंगे उससे डिवीजन करेगा। और कैसा डिवीजन करेगा, मॉड्यूलस डिवीजन होगा। x टू द पावर n को कैलकुलेट करेगा, फिर उसमें z से डिवीजन करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीजर पार्ट देगा, मॉड्यूलस लगाने से उसका पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हट जाएगी। तो ये आपका पावर फंक्शन का है।
तीसरा आ गया आपका लास्ट में सम इटरेबल कॉमा नम, मतलब सम इटरेबल कोई भी इटरेबल हो सकता है, लिस्ट, टपल, सेट, कोई भी इटरेबल यहाँ पे हम दे सकते हैं, उनका सम निकालेगा। इसमें जितने लिस्ट मान लीजिए हम दे रहे हैं तो लिस्ट में जितने एलिमेंट होंगे सबकी वैल्यू को सम करेगा। कॉमा के बाद भी अगर आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी उसमें जोड़ देगा और उसके बाद जो सम होगा वो देगा। अल्टीमेटली सम फंक्शन क्या कर रहा है, सबका सम ही करके दे रहा है, जोड़ करके दे रहा है इटरेबल के सारे एलिमेंट। और कॉमा के बाद अगर आपने कोई एलिमेंट दिया है, नम आपका ऑप्शनल है, येलो से मैंने लिख रखा है ये ऑप्शनल है, अगर आप देते हैं तो इसको भी ऐड कर देगा, नहीं देंगे तो जो भी आपने लिस्ट, सेट, टपल दिया है उसके एलिमेंट को सम करके रिजल्ट दे देगा। अदर फंक्शन है, अदर फंक्शन में ये आपका है अंडरस्कोर से फंक्शन का नाम स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर इंपोर्ट, ये कॉल होता है इंटरनली बाय द इंपोर्ट स्टेटमेंट। जब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ये आपका अदर फंक्शन है। लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ रिटर्न करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने डाला, एक लिस्ट डाली, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी उसकी लेंथ कितनी है वो दे देगा। आपने सेट डाला, उसके कितने एलिमेंट्स हैं वो दे देगा। स्ट्रिंग डाली, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो दे देगा। तो ये लेंथ फंक्शन रिटर्न करेगा आपके जितने भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट डाला गया उसकी लेंथ। रेंज फंक्शन डिटेल में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, स्टार्ट किससे होगा, स्टॉप किससे होगा, क्या ऑप्शनल है, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और स्टार्टिंग वैल्यू इसमें दी जाती है, एक स्टॉप करने की वैल्यू दी जाती है, और स्टेप माने इंक्रीमेंट कैसे होगा ये हम पूरा डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। टाइप फंक्शन रिटर्न करेगा, टाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, वो सेट है, टपल है, लिस्ट है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप ऑब्जेक्ट इसमें डालिए और वो बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। हेल्प फंक्शन है, आप इनका हेल्प सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी पूरा बिल्ट इन जो हेल्प सिस्टम है उसको ये कॉल करेगा, ये फंक्शन हेल्प फंक्शन। सॉर्टेड रिटर्न्स अ सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड फंक्शन है, ये लिस्ट को सॉर्टेड कर देता है। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लग गए सारे एलिमेंट या डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गए, तो सॉर्टेड आपने डाला, एक फंक्शन दिया, आपका काम हो जाएगा, वो चीज सॉर्ट हो जाएगी। जिप फंक्शन है, जिप फंक्शन कंबाइन करता है टू और मोर इटरेटर, इटरेटर का मतलब है लिस्ट, टपल, सेट, कोई भी। तो जिप फंक्शन से दो लिस्ट कंबाइन हो जाएंगी, दो टपल कंबाइन हो सकते हैं, दो सेट जो हैं वो भी कंबाइन हो सकते हैं, उनको जिप कर देगा। इसकी एग्जाम्पल हमने ली है इंट फंक्शन की, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है इंट फंक्शन, इसमें भी आपके एक वेरिएशन है, ये पार्ट वो लोग स्किप कर सकते हैं जिनके लेवल का नहीं है, वो इसको स्किप कर दें, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो अगर आपके लेवल का है तो आप इसको यहाँ पे रुकिए, अदरवाइज आप मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड हो जाइए। ठीक है, तो अब इस इंट फंक्शन में क्या हो रहा है, डेसिमल, हम डेसिमल सिस्टम में काम करते हैं, 0 to 9, ये डेसिमल सिस्टम है, हमारे जितने भी डिजिट्स बनती हैं 0 to 9 के अलावा और कोई डिजिट हम यूज नहीं करते अपने नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0-1 वाले नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे भी हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, प्रिंट इंट और 101 कॉमा और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसको क्या हुआ 101 2 लिख दिया, ये आउटपुट इसका 5 आया। बेस कौन सा है, बाइनरी, किसको कन्वर्ट, बाइनरी में क्या है, ये 101 है, बाइनरी 2 यानी बेस इस 101 का 2 है, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका डेसिमल सिस्टम में 5, यानी 5 को 5 है डेसिमल सिस्टम में और बाइनरी में इसको 101 कहते हैं, तो ये कन्वर्जन का काम कर रहा है। ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्जन, ऑक्टल आपने यहाँ बेस देंगे और नंबर देंगे, उसको डेसिमल नंबर यानी डेसिमल में कन्वर्ट करके ये आपको शो कर देगा। इसी तरह हेक्सा डेसिमल आपने यहाँ पे बेस दिया 16, हेक्सा डेसिमल वैल्यू आपने दी और यहाँ पर ये क्या करेगा आपका 1 हेक्सा डेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके यानी
26 रिजल्ट दे देगा। ये इंट का अदर यूज है, ये हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसी तरह बूल फंक्शन है। बूल फंक्शन में का एग्जाम्पल है कैसे ये हमारा बुलियन वैल्यू दे रहा है। ये अगर आप 1 डालेंगे तो ये आपको आउटपुट देगा ट्रू, अगर आप 0 डालेंगे तो फॉल्स। 1 को ट्रू मानता है, 0 को फॉल्स मानता है। और आपने हेलो डाल दिया, ना 1 है ना 0, तो भी ये आउटपुट ट्रू देगा। हेलो की जगह आप कोई और वर्ड डाल सकते हैं, कोई और लिख सकते हैं, वो ट्रू देगा। अगर लेकिन आपने बूल में ब्लैंक डाला तो आउटपुट ये ब्लैंक को फॉल्स देता है। इस तरह ये कन्वर्ट कर रहा है आपके आउटपुट को 0 1 और कोई भी वर्ड या ब्लैंक को ट्रू और फॉल्स के रूप में डेटा कन्वर्जन हो गया। डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी क्रिएट करता है। ये माई डिक्ट करके एक वेरिएबल है, इसमें डिक्ट फंक्शन ये डिक्शनरी वेरिएबल बन गया है क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी इधर से क्रिएट होगी। डिक्ट फंक्शन एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा और जो डिक्शनरी क्रिएट करेगा वो उसकी वैल्यूज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, 0 इधर लिखते हैं तो 0 असाइन हो जाता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर डिक्ट आपने डिक्ट में नेम इक्वल्स टू ABCD, एज इक्वल्स टू 20, ये इक्वल्स टू लगा करके आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं कॉमा लगा करके, और डिक्ट फंक्शन इन्हीं वैल्यूज से एक डिक्शनरी प्रॉपर डिक्शनरी बना देगा। और आउटपुट आप देखिए ये कैसे आएगा। नेम की हो गई और वैल्यू हो गई ABCD, की हो गई एज, वैल्यू हो गई 20, क्योंकि डिक्शनरी आपकी की वैल्यू पेयर में होती है तो वो इसने ऊपर वाले डेटा को डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट शुड बी वैलिड कि वो कन्वर्ट कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्वर्ट ना कर पाए, ऐसा आप फॉर्म आप नहीं दे सकते। एक और डिक्ट फंक्शन का एक और एग्जाम्पल है कि यहाँ आपने कीज़ अलग अलग दी हैं, वैल्यूज़ अलग एरे में प्रोवाइड करी है, और माई डिक्ट में आपने डिक्ट कॉल किया है यानी डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी से बनाने से पहले ये दोनों इटरेबल हैं, कीज़ और वैल्यू, इनको जिप कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब जिप करके कंबाइन हो गई, कंबाइन होने के बाद इनकी डिक्शनरी बनाओ। आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आप देख लीजिए। A 11 11 आ गया, B 12, C 13। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपकी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर यहाँ पे रेडी हो गए। कीज़ को आपने पहले दिया, वैल्यूज़ वाली इटरेबल को आपने बाद में लिखा और जिप किया, दोनों को कंबाइन किया, फिर उसके बाद ये डिक्ट फंक्शन कॉल कर लिया। तो सब फंक्शन ये कंबाइन करने का काम कर रहा है और डिक्ट फंक्शन उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।